1922 के अंदर अब एक और काम हुआ कांग्रेस के अंदर, महात्मा गांधी का पदार्पण हो गया 1915 में, बीच में महात्मा गांधी भी आ गए। और महात्मा गांधी ने 3 काम किए आते ही। सबसे पहले गए वो चंपारण, वहां जिन किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी उन किसानों के आंदोलन को लड़ा। फिर गए वो गुजरात के खेड़ा जिले में, वहां उन्होंने माल गुजारी का जो किसानों से जबरदस्ती वसूल रहे थे उसका विरोध किया, किसानों से कहा कि माल गुजारी जमा मत कराओ। और तीसरा अहमदाबाद के अंदर मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया। ये गांधी जब अफ्रीका के बाद भारत में आए उनका 3 बड़े एक्शन उन्होंने किए, जिसके बाद उनका हिंदुस्तान की जनता से संपर्क हुआ। और उसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन की कॉल दी और उसके अंदर जो है ये था कि अंग्रेजी वस्त्र नहीं पहनेंगे, उसकी होली जलाएंगे, इस तरह का बहिष्कार सारा हुआ। और फिर क्या हुआ, गांधी जो थे ये बात अच्छी तरह समझते थे, हमें भी समझने की जरूरत है। पूरे किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि किसानों की तरफ से कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होती। आप इतने लंबा आंदोलन आंगनबाड़ी चला रही है, अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं है? हमें पता है कि जो अहिंसा के तरीके से जो आंदोलन चलेगा वो लंबा चल जाएगा, बहुत लंबा चल जाए, कितना भी लंबा चला सकते हो आप उसको, बहुत सारे एक्शन है उसके। तो उसमें से पुलिस ने जो है जो आंदोलनकारी थे प्रदर्शनकारी की भीड़ में गोली चलाई तो लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक चौड़ा चौड़ी जगह है वहां थाने को जला दिया। उसमें 20-22 जो कर्मचारी थे वो मार दिए पुलिस कर्मचारी। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने 1 फरवरी को शुरू किया था, 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया। उसको लगने लगा कि कहीं आंदोलन दूसरी दिशा ना बने। यही दौर भगत सिंह और उसके साथियों का भी है, आप देख सकते हैं। उससे पहले बीच में गदर पार्टी, भगत सिंह कहां से प्रेरणा ले रहे थे? कई लोग कहेंगे गीता जेब में रखते थे भगत सिंह। मैं आपको बताना चाहता हूँ भगत सिंह ने कोई गीता कभी जेब में नहीं रखी। भगत सिंह के जेब में होता था एक व्यक्ति का फोटो, करतार सिंह सराभा, जो गदर पार्टी के संस्थापकों में से थे, जिन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके दौर में उन्होंने 1000 से ज्यादा लोग, विदेशों में गठित हुई थी ये पार्टी, और उसने हिंदुस्तान में भेजे। और अंग्रेजों ने क्या किया उनको पता चल गया उसका, और उन्होंने उसमें से 45 लोगों को फांसी चढ़ा दिया और 200 से ज्यादा लोग जो थे वो गिरफ्तार कर दिए और वो फेल हो गया। उनका सशस्त्र क्रांति करने का इरादा था, सेना के अंदर भी विद्रोह करने की बात थी। तो वहां से प्रेरणा लेकर के भगत सिंह और उसके ग्रुप एक तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे और महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसको ही बढ़ते हुए अगर हम भगत सिंह के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, और ये 40 मिनट या 1 घंटे में बताने की बात नहीं है, इसके लिए तो फिर 2-3 सभाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये हमें मौका फिर मिलेगा, 28 सितंबर उनका जन्मदिन है, उस पर इकट्ठे होंगे तो उस पर बात की जा सकती है। उसके बाद से आप देख सकते हैं फिर साइमन कमीशन आता है 1928 में, और साइमन कमीशन का विरोध होता है लाहौर में। विरोध करने वाले कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सिर में लाठी पड़ती है और अंत में उनको कुछ दिन के बाद डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ का बदला, भगत सिंह के विचार नहीं मिलते थे कांग्रेस के नेताओं के, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि लाला लाजपत राय की हत्या राष्ट्र का अपमान है और इसलिए हम उनकी हत्या का बदला लेंगे। और भगत सिंह ने फिर उस जिस व्यक्ति ने वो गोली मतलब लाठी चार्ज करा था उसकी, भगत सिंह और उसके साथियों ने उनको मार दिया था। और उसके बाद भगत सिंह फिर वहाँ से लाहौर से छोड़ करके वो फिर कानपुर और दूसरी जगह उन्होंने अपने ठिकाने बनाए और साथी बता के गुप्त नाम से वो लिखते थे और वो काम किया भगत सिंह ने। उसके बाद आता है आपका 29 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 40 साल के थे, और वहाँ पर स्वराज की बात होती, पूर्ण स्वराज। और ये जो 26 जनवरी हम मनाते हैं ना, ये 26 जनवरी 1930 वहीं से डिक्लेयर हुई थी कि 26 जनवरी 1930 को जो है ये जो झंडा लहराया गया था उस समय, तो उससे वो 26 जनवरी जुड़ी हुई है। और इसके बाद अगर हम देखें उसके बाद का दौर है क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर फांसियां हुई, सजाएं हुई। चंद्रशेखर ने अपने आप को खुद गोली मार लिया अल्फ्रेड पार्क के अंदर, क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का नाम तो हम जानते हैं, लेकिन उन्हीं के बराबर के साथी थे शिव वर्मा, पंडित किशोरी लाल, दूसरे लोग जो जेलों में रहे। 1936 आते आते और भी जनसंघों का निर्माण हुआ और फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि रशिया, ब्रिटेन और ये कुछ कंट्री एक तरफ थे, इनको मित्र राष्ट्र बोलते थे वो, और हिटलर और
जापान और ये कुछ कंट्री दूसरी तरफ थे, इटली, जापान, इटली और जर्मन, हिटलर जो तानाशाह था वो एक तरफ थे। अब एक तरफ तो सवाल ये था कि भी तानाशाही का तो विरोध करते थे, लेकिन भारत के लिए दिक्कत थी कि भारत में तो अंग्रेजों का ही राज था। कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति थी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर ब्रिटेन सरकार हमें आजाद वर्ल्ड वार के बाद आज़ादी देने की बात करे तो हम समर्थन कर सकते हैं। लेकिन क्या किया उन्होंने उनको 40 में गिरफ्तार करा दिया कांग्रेस के नेताओं को। और फिर 42-8 अगस्त जो भारत छोड़ो आंदोलन है, अंग्रेजों 8 अगस्त को मीटिंग थी कांग्रेस की, उसके अंदर उसकी घोषणा। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी से मत लगा ना, कांग्रेस उस समय सभी पार्टियों के लोग बहुत सारे, उनका मंच था वो। और वो 9 अगस्त रात 8 की रात को गिरफ्तार कर लिए सारे नेता। 9 अगस्त को पूरे देश में अपने आप आंदोलन फैल गया और उस आंदोलन का परिणाम हुआ फिर उसके बाद जब 45 में युद्ध बंद हो गया, उसके बाद सेना में विद्रोह, नेवी में विद्रोह, जगह जगह जूट मजदूरों की हड़ताल और पूरे देश के अंदर से। तो इस सारे का परिणाम यह हुआ, अंग्रेजों को मजबूरी में 1947 में यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह के सपनों का भारत उस दिन भी नहीं बना। हालांकि उसमें कुछ चीज़ें हमें हासिल हुई, हमारा अपना संविधान लागू हुआ, उस संविधान की कुछ शर्तें लागू हुई, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, धर्मनिरपेक्षता और जो छुआछूत है उसके खिलाफ एक लड़ाई, और उस संविधान के अंदर उसमें कुछ अधिकार उसके अंदर, तो उस सारे से ही आज़ादी मिली है। लेकिन आज जो इस समय के अंदर जो खतरा है ना, खतरा ये है कि जो आज़ादी हमने इतने संघर्षों से इससे हासिल किए, जो अधिकार हासिल किए, आज उन अधिकारों के ऊपर हमला है। तो इसलिए हमारी लड़ाई केवल या आंगनवाड़ी केवल अपने 1500 रुपये 750 के लिए नहीं लड़ रही है, वो देश का संविधान बचाने के लिए भी लड़ रही है। जो दूसरे अभी 28-29 की पूरे देश की हड़ताल है, वो हड़ताल देश के संविधान को, उसके आंदोलन को बचाने की लड़ाई है। किसानों ने केवल कृषि मूल्यों की लड़ाई नहीं लड़ी या कृषि कानूनों को वापस नहीं कराया, बल्कि उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया, जैसे उस समय अंग्रेजों को भगाने के बारे में था कि अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, ये एहसास दिलाया कि ये जो मोदी है इसको भी हराया जा सकता है, मोदी को हरा के दिखाया। तो ये बात है साथियों। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि दबाव है आपके ऊपर और समय भी ज़्यादा होगा, हम 2 बजे खत्म करना चाहते थे, 2:30 लगभग बजने वाले हैं। तो फिर कभी कोई आगे गोष्ठी रखी जाएगी तो राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर पूरी 2-3 घंटे, 1-2 घंटे की बातचीत की जरूरत है। राष्ट्रीय आंदोलन हमारे लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि जो काम भगत सिंह ने किए, महात्मा गांधी ने किए, तिलक ने किए, आप उससे कम नहीं है। जो काम आप कर रहे हो वही काम कर रहे हैं आप भी उसको कर रहे हो, उससे कम नहीं है। बहुत सारे आपके उससे भी ज़्यादा क्रांतिकारी हैं, आपके अंदर से भी शहीद हो रहे हैं साथी। अभी जो हमारी आंगनवाड़ी की बहन जो हादसों से थी, यहाँ से जाते हुए मतलब वो शहीद हुई, खिड़की वो उससे बस के नीचे आ गई, कितनी बहादुरी के साथ लड़ रही थी आप लोगों के साथ मिलकर के। तो ये छोटी चीज़ नहीं है। तो मेन बात ये है इस आज़ादी के आंदोलन या भगत सिंह या उसके साथियों से जो सही सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम ये जो आज़ादी की हमारी विरासत है, जो हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इतने बलिदानों के बाद हासिल किया है, और ना केवल एक धारा के लोग, अलग अलग धाराओं के लोग थे। अगर मैं इसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम ना दूं, INA का नाम दूं, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। उन्होंने भी 1941 में जाके कांग्रेस से अलग हो गए और INA बनाई, सेना बनाई और भारत की आज़ादी के लिए वो सेना के द्वारा लड़े। इन सारी चीज़ों की जो सामूहिक परिणति थी, जो 1947 में आज़ादी मिली, तो इस आज़ादी की विरासत को बचाने के लिए और जो हमारे पूरे साल तक ये चीज़ें जनता के बीच में ले जाने की जरूरत, मैं तो कहता हूँ कि हमें विलेज में, ब्लॉक लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर भी कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए विभिन्न समयों के ऊपर, ताकि लोगों को अपनी विरासत का पता चले और उस विरासत को हम अपनी युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी के अंदर लेके जाएं, ताकि जो हमारी आज़ादी का जो नक्शा है वो लोगों के दिमाग में पहुँचे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे जो क्रांतिकारी साथी शहीद हुए हैं, शहीद दिवस है, उनको एक बार फिर श्रद्धांजलि देते हुए और इस उम्मीद के साथ कि इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आप आगे बढ़ाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।